नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7 साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम थर्ड लेसन पढ़ रहे थे रेशों से वस्त्र तक। बच्चों, हमने छठी कक्षा में पढ़ा था कि हमें पौधों से, पादपों से विभिन्न प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जंतुओं से भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो रेशे होते हैं, इनको हम जांतव रेशे कहते हैं। अब देखो, पौधों से हमें कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे कपास है, कॉटन है, जूट है, ये हमें पौधों से प्राप्त होता है। और यदि हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों की बात करें तो इसके अंदर जो है ऊन हमें भेड़ से, याक से, ऊँट से प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ रेशम कीट जो होता है, रेशम कीट के कोकून से हमको जो है वो रेशम प्राप्त होता है। इसके बारे में हम आगे भी अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, इस लेसन के अंदर हम विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों के बारे में भी अध्ययन करेंगे और पादप रेशों और जांतव रेशों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम बच्चों आगे। हाँ, तो बच्चों, जांतव रेशे, ऊन और रेशम। देखो, ऊन की बात करें तो ऊन हमें भेड़ है, बकरी है, याक है और ऊँट है, इन सभी से हमको जो है ऊन प्राप्त होती है। तो ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं का जो शरीर होता है वो बालों से ढका रहता है बच्चों। और इसके साथ साथ इन जंतुओं के आवरण पर बालों की जो मोटी परत पाई जाती है वो इनकी सर्दी से सुरक्षा भी करती है। इसके साथ साथ बालों के बीच में जो है अधिक मात्रा में वायु भी आसानी से भरी रहती है। और ये वायु जो होती है ऊष्मा की कुचालक होती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, जिससे कि इनके शरीर को गर्म रखती है और इनको ठंड से बचाती है। चलते बच्चों आगे। देखिए बच्चों, क्रियाकलाप 3.1 क्या कह रहे हैं कि अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर जब हम अनुभव करेंगे तो हमें लगेगा कि कुछ बाल जो होते हैं मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं और कुछ बाल जो होते हैं मुलायम प्रतीत होते हैं। ठीक उसी प्रकार से भेड़ जो होती है, इसकी जो रोएदार त्वचा होती है, इस पर भी 2 प्रकार के बाल पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं। एक तो दाढ़ी, जो भेड़ की दाढ़ी होती है उसके ऊपर रूखे बाल होते हैं और त्वचा के निकट जो होते हैं वो तंतु रूपी मुलायम बाल पाए जाते हैं। तो ये जो तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं ये ऊन बनाने के लिए में काम आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भेड़ों की ऐसी नस्लें जिनके अंदर तंतु रूपी बाल पाए जाते हैं, उन नस्लों को जो है भेड़ों को जन्म देने के लिए उनका चयन किया जाता है। और इसके साथ साथ इनके शरीर पर जो है सिर्फ मुलायम बाल ही हो, इस प्रकार की भेड़ों का चयन किया जाता है। साथ साथ तंतु रूपी मुलायम बाल हैं और भी विशेष प्रकार के गुण इनमें पाए जाते हैं, जिनके कारण इन जनकों का चयन जो है विशेष रूप से अच्छी किस्म की भेड़ों को तैयार करने के लिए किया जाता है। ये प्रक्रिया वर्णात्मक चयन कहलाती है। तो इस प्रकार से ऐसी भेड़ की नस्लें जिनमें कि मुलायम बाल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उन भेड़ों का चयन किया जाता है अच्छी नस्लें तैयार करने के लिए। तो जनकों के चयन की ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर ये घने बालों वाली भेड़ का चित्र है। देखिए, इसका शरीर जो है पूरा बालों से ढका हुआ है और बालों के बीच में वायु भरी रहती है, जिससे कि इसको जो है वो ठंड से बचाती है। देखिए बच्चों, ऊन प्रदान करने वाले जो जंतु होते हैं, जैसे कि हमारे देश के विभिन्न भागों के अंदर भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। और यद्यपि इन भेड़ों की ऊन जो होती है, ऊन ही एकमात्र स्रोत नहीं हम कह सकते हैं, फिर भी बाज़ार में जो है सामान्य रूप से उपलब्ध होने वाली जो ऊन होती है वो भेड़ की ऊन होती है ना। और इसके अलावा ऊन हमें याक से भी प्राप्त होती है, जो कि तिब्बत और लद्दाख में ज़्यादा पाए जाते हैं याक। ये देखिए, याक का चित्र है और याक का शरीर भी पूरा देखो बालों से ढका हुआ है, घने बालों से ढका हुआ है। इसके बालों से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। अब देखिए बच्चों, बकरी के बालों से भी हमको ऊन प्राप्त होती है। जैसे अंगोरा किस्म की जो बकरी है, ये बकरी जो होती है जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है और इससे भी हमें ऊन प्राप्त होती है। और कश्मीरी बकरियां जो होती है, इनकी त्वचा के निकट मुलायम बाल पाए जाते हैं, जिसको हम फ़र कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़र।
प्रश्न आता है फ़र किसे कहते हैं। तो कश्मीरी जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाने वाली जो बकरियां हैं उनकी त्वचा के निकट जो मुलायम बाल होते हैं उनको हम फ़र कहते हैं। इनसे जो है इनके बालों से, इस फ़र से जो है बहुत ही सुंदर सुंदर जो है बेहतरीन किस्म की शॉलें तैयार की जाती है। इन शॉलों को हम पश्मीना शॉल भी कहते हैं, जो कि बहुत ही मुलायम होती है लेकिन गर्म भी बहुत होती है और सुंदर और आकर्षक होती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है। ये देखिए बच्चों, अंगूरा किस्म की बकरी इस तरीके की होती है। ये बकरियां जो जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती हैं। इनका शरीर भी पूरा बालों से ढका रहता है क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है, तो सर्दी से इनको बचाए रखती है। वायु अंदर भर जाती है जो कि ऊष्मा की कुचालक होती है, जिससे कि इनके शरीर को गर्म रखती है और ये ठंड में भी आसानी से, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को वहाँ पर जीवित रख पाते हैं, है ना, अब अनुकूलन बनाकर रख पाते हैं। और दूसरी बात, इनके बालों से हमको ऊन भी प्राप्त हो जाती है। अब देखिए बच्चों, विभिन्न प्रकार के जंतुओं के चित्र हमें भी अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाने हैं, तो जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है उन सभी जंतुओं के कटिंग्स हम काटेंगे, चाहे तो अखबार से, कई बुक से, है ना, कोई स्टिकर्स भी मिलते हैं बाज़ार में, तो वहाँ से ला करके हम अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर चिपकाएंगे कि इन जंतुओं से हमें जो है वो ऊन प्राप्त होती है। अब देखिए बच्चों, रेशों से ऊन तक। देखिए, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, भेड़ों को पालते हैं और उनके बालों को काट कर फिर उनको संसाधित किया जाता है और फिर उनसे ऊन बनाई जाती है। इस प्रक्रम को हम पूरा अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो किस प्रकार से रेशों से हम ऊन प्राप्त करते हैं भेड़ों से, तो चलते हैं बच्चों आगे। तो बच्चों, भेड़ पालन और प्रजनन क्या होता है देखते हैं। तो यदि हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में यदि हम जाएँ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी क्षेत्रों की यात्रा करें, तो वहाँ हमें अक्सर जो है गडरी अपने भेड़ों को झुंड में चराने के लिए लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर इन क्षेत्रों के अंदर, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर हमें जो है भेड़ें ज़्यादा पाली जाती हैं ऊन के लिए, है ना। और भेड़ जो होती है वो शाकाहारी होती है बच्चों। ये घास खाती है, पत्तियाँ खाती है ना, नीम की पत्तियाँ खाती है, घास खाती है। इसके साथ साथ भेड़ पालक जो होते हैं ये इनको हरे चारा तो खिलाते ही हैं, इसके साथ साथ इनको दालें भी देते हैं, मक्का भी देते हैं, ज्वार, खली देते हैं। इसको तेल निकालने के बाद जो पीछे खली बच जाती है, कचरा बचता है, उसको हम खली कहते हैं। तो ये पदार्थ भी इनको दिया जाता है, खल भी दी जाती है और विभिन्न प्रकार के खनिज भी खिलाए जाते हैं। और सर्दियों में भेड़ों को जो है घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार की पत्तियाँ, अनाज, सूखा चारा आदि भी खिलाया जाता है। देखिए, वैसे तो हमारे देश के अनेक भागों के अंदर भेड़ों को उनके लिए पाला जाता है। अभी हम सारणी 3.1 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी किस्म की भेड़ें जो होती है वो हमारे लिए सबसे अच्छी है, किससे हमको सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊन प्राप्त होती है। अब देखिए, इनको हमारे देश में क्यों पाला जाता है, इसके साथ साथ इनमें और क्या क्या गुण हैं, इसके बारे में हम सारणी की ओर चलते हैं। तो चलते हैं हम सारणी 3.1 की ओर। देखिए बच्चों, ये भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें हैं। यहाँ पर नस्ल का नाम लिखा है, इधर उनकी गुणवत्ता लिखी गई है, यहाँ पर ये कौन से राज्य में पाई जाती है ये हमें बताया। तो यदि हम देखें तो सबसे अच्छी गुणवत्ता की जो ऊन है वो हमको लोही नस्ल की जो है वो भेड़ से प्राप्त होती है। ये ज़्यादातर राजस्थान और पंजाब के अंदर पाई जाती है। इसके साथ साथ हम देखें तो नाली नस्ल की जो भेड़ है, इस भेड़ की ऊन से जो है गलीचे बनाए जाते हैं और ये भी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ होती है, इससे हमको जो है थोड़ी मोटी और रुक्ष ऊन प्राप्त होती है, जिससे कालीन बनाए जाते हैं, पायदान बनाए जाते हैं, है ना। हाँ, और ये ज़्यादातर गुजरात में पाई जाती है। इसके साथ साथ हम देखें तो पाटनवाड़ी नाम की जो नस्ल की जो भेड़ है, इससे हौजरी के लिए विभिन्न प्रकार के स्वेटर से, स्कार्फ से, सॉक से, हौजरी आइटम्स जो है वो ज़्यादा बनाए जाते हैं। ये भी ज़्यादातर गुजरात में पाई जाती हैं, है ना। तो इसके साथ साथ बाखरवाल नाम की एक भेड़ होती है। ये भेड़ जो होती है इससे जो है ऊनी शॉल के लिए
फेमस है। इसकी ऊन से जो है शॉल्स तैयार की जाती है विभिन्न प्रकार की, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ज़्यादा पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की नस्लें हैं, जैसे लोही सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन हमें देती है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं गलीचे बनाने के लिए नाली जो है वो नस्ल की भेड़ को पाला जाता है, और शॉल के लिए बकरवाल नस्ल की भेड़ों को पाला जाता है जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न नस्लों की भेड़ें कौन कौन सी हैं और उनसे हमें किस प्रकार की ऊन प्राप्त होती है और कौन कौन से राज्यों के अंदर ये पाई जाती है। देखिए बच्चों, भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परतें पाई जाती है। अब इन भेड़ की शरीर पर बालों की जो घनी परत होती है, इससे ही हमको अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है, और इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। हमने देखा था अभी कि अच्छी किस्म की भेड़ें जिनके अंदर जो है मुलायम बाल होते हैं उनका चयन किया जाता है, और इस प्रक्रिया को हम वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। और इनमें से एक जनक जो होता है वो किसी अच्छी नस्ल की भेड़ ही होती है। कहने का मतलब ये है कि अच्छी किस्म की भेड़ों का चयन किया जाता है और उनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। अब देखिए, जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को काट लिया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही इनकी शरीर के ऊपर बालों की घनी परत बन जाती है तो इनके बालों को जो है वो बालों की परत को काट लिया जाता है। अब देखो, रेशों को ऊन में संसाधित करना, कहने का मतलब ये है कि रेशों से ऊन किस प्रकार से तैयार की जाती है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये 5 चरण के अंदर प्रक्रिया पूरी होती है। तो चलते हैं। स्वेटर बुनने और शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा हमें प्राप्त होती है। इसके 5 चरण हैं। 5 चरणों से हम जो है रेशों से ऊन बनाते हैं। सबसे पहला चरण क्या कहता है, ध्यान दो। देखिए, सबसे पहले भेड़ के बालों की जो त्वचा की पतली परत होती है, इसके साथ ही इसको शरीर से उतार लिया जाता है। पतली त्वचा सहित बालों को उतारा जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊन की कटाई कहलाती है। प्रश्न आता है, ऊन की कटाई किसे कहते हैं? तो भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लेने की जो प्रक्रिया है इसको ऊन की कटाई कहते हैं। और भेड़ के बाल उतारने के बाद इसी प्रकार इस उतारने के लिए हम मशीन का उपयोग भी कर सकते हैं और कैंची से भी काट सकते हैं। अब देखिए, सामान्यतः बालों को जो है गर्मी के मौसम में काटा जाता है। भेड़ों के बालों को हम गर्मी के मौसम में काटते हैं, और क्योंकि सर्दी में काटेंगे तो उन्हें ठंड लगेगी, क्योंकि बाल ही उनकी जो है सर्दी में सुरक्षा करते हैं, तो गर्मी के मौसम में काटा जाता है। और भेड़ जो होती है वो बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सकती है ना, इसीलिए गर्मी के मौसम में काटा जाता है। और बाल जो होते हैं वो, इन बालों से हमको ऊनी रेशे भी प्राप्त होते हैं, और इन रेशों को सबसे पहले संसाधित किया जाता है ना। इन रेशों को, ये जो ऊनी रेशे होते हैं इनको संसाधित करके फिर ऊन का धागा बनाया जाता है। और ऊन उतारने के तुरंत बाद ही भेड़ को कोई विशेष प्रकार का कष्ट नहीं होता। जब हम ऊन उतारते हैं, इसके बालों को काटते हैं, तो उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। और जिस प्रकार से हम बाल कटवाते हैं या फिर हमारे पिताजी जब दाढ़ी बनवाते हैं तो उनको कोई कष्ट नहीं होता, दर्द नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से भेड़ों के भी जब बाल काटे जाते हैं तो उनको किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता। और इसके साथ साथ त्वचा की सबसे ऊपरी जो परत होती है, इसके अंदर जो मृत कोशिकाएं, ये मृत कोशिकाओं से ही बनी होती है, इसीलिए भेड़ के जब बाल काटे जाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है। और फिर से जैसे ही बाल काटे जाते हैं फिर से वापस जो है नए बाल जो है वो आ जाते हैं भेड़ में। तो पहले चरण में हमने देखा कि गर्मी के मौसम के अंदर भेड़ों के जो बाल होते हैं उनको जो है पतली त्वचा सहित जो है वो हटा लिया जाता है, काट लिया जाता है। और दूसरा चरण अब हम पढ़ने जा रहे हैं। त्वचा सहित उतारे गए इन बालों को टंकियों में डाल करके अच्छी तरह से धोया जाता है। अब ये जो बाल हमने काटे थे प्रथम चरण में, इनको फिर हम जो है द्वितीय चरण के अंदर बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर अच्छे से धोते हैं, ताकि उनमें से चिकनाई है, धूल है, गर्द है, कचरा है, वो सब निकल जाए। और इस प्रक्रिया को हम अभिमार्जन कहते हैं। देखो बच्चों, त्वचा सहित उतारे गए जो बाल हैं इनको टंकियों में डालकर अच्छे से धोया जाता है, जिससे इनमें से धूल, चिकनाई का सारे गर्द निकल जाए। ये प्रक्रम जो है अभिमार्जन कहलाता है।
आजकल अभिमार्जन की प्रक्रिया मशीनों के द्वारा की जाती है। अब देखो चरण 3 के अंदर क्या करते हैं, अभिमार्जन के बाद इनकी छटाई की जाती है रेशों की। इनमें से रोमिल और रोएदार बाल जो होते हैं उनको कारखानों में भेज दिया जाता है और फिर वहाँ पर उनका गठन होता है। बालों को छाट कर अलग अलग कर लिया जाता है और फिर चौथे चरण के अंदर चलते हैं। चौथे चरण के अंदर क्या करते हैं, बालों को सुखाते हैं और सुखा करके बालों में से छोटे छोटे कोमल फूले हुए रेशों को बाहर निकाल लिया जाता है। इसको हम बर कहते हैं। प्रश्न आता है बर किसे कहते हैं, तो ऊन के जो रेशे होते हैं, जो बाल होते हैं, इनमें से छोटे और कोमल फूले हुए रेशों को अलग कर लेते हैं, ये बर कहलाते हैं। अब क्या करते हैं कि हमने देखा है कभी कभी ये बर जो होते हैं हमारे स्वेटर के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं और हमें तूतड़ों के रूप में दिखाई देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बर। इसके बाद इन रेशों का जो है पुनः अभिमार्जन करके इनको सुखा लिया जाता है और इस प्रकार से फिर इनसे जो है वो धागे बनाए जाते हैं मशीनों की सहायता से। अब देखिए 5वें चरण के अंदर क्या करते हैं, फिर धागे बन गए, इसके बाद इनकी रंगाई होती है। और भेड़ और बकरी की सामान्य ऊन जो होती है ये काली और भूरी होती है, सफ़ेद होती है। तो जो सफ़ेद ऊन होती है उसको विभिन्न रंगों में हम रंग सकते हैं। काली और भूरी जो ऊन होती है वो ऐसी चीज़ रहती है, उसमें सिर्फ फिनिशिंग दी जाती है, उसको सिर्फ पॉलिश की जाती है। अब छठे चरण के अंदर क्या करते हैं, जो अंतिम चरण है इसके अंदर रीलिंग होती है। अब इन रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर इनको लपेट करके इनका धागा बनाया जाता है और फिर इन लंबे रेशों को काट करके स्वेटर की ऊन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से 6 चरण के अंदर जो है रेशों से ऊन बनाने के लिए इन 6 चरणों से होकर गुजरना होता है और उसके बाद हम इनसे रेशे तैयार कर सकते हैं और फिर इनसे हम जो है स्वेटर बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं, है ना। और तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। इस टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।